नमस्कार दोस्तों, मैं महिपाल सिंह लामरोर, सहायक आचार्य राजकीय विधि महाविद्यालय भीलवाड़ा आपका आज के इसी व्याख्यान में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। विद्यार्थियों, आज का हमारा ये व्याख्यान संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 को लेकर है और इस अधिनियम की अति महत्वपूर्ण धारा 35 या सेक्शन 35 के बारे में हम आज आपसे चर्चा करेंगे और ये जानेंगे कि धारा 35 क्या है। धारा 35 का जो शीर्षक है वो ये है कि निर्वाचन कब आवश्यक है। निर्वाचन कब आवश्यक है, इलेक्शन व्हेन नेसेसरी, और दूसरे शब्दों में इसे हम कहते हैं रूल ऑफ इलेक्शन, यानी निर्वाचन का सिद्धांत, जो धारा 35 का ही दूसरा नाम है। और इसे हम साम्य का सिद्धांत या रूल ऑफ इक्विटी भी कह सकते हैं। तो परीक्षा में ये कभी कभी साम्य के सिद्धांत के रूप में भी पूछा जा सकता है या रूल ऑफ इक्विटी के नाम से भी पूछा जा सकता है। और अब प्रश्न ये आता है कि साम्य किसे कहते हैं। साम्य सभी लोगों पर लागू, चाहे वह किसी भी व्यक्तिगत विधि से शासित क्यों न हो। ये रूल ऑफ इक्विटी या साम्य का जो सिद्धांत है या जो समानता का सिद्धांत है, ये सभी लोगों पर समान रूप से लागू होता है, चाहे वे किसी भी व्यक्तिगत विधि से गवर्न क्यों ना होते हों। अब धारा 35 के लिए सबसे आवश्यक शर्त क्या है। धारा 35 के लिए सबसे आवश्यक शर्त है कि ये सदैव दस्तावेज द्वारा और लिखित ही होगा। यानी धारा 35 में जो अंतरण हो रहा है या ट्रांसफ़र हो रहा है या जो कार्यवाही हो रही है वो लिखित और दस्तावेज के माध्यम से ही होगी, यानी मौखिक नहीं हो सकता। देखते हैं धारा 35 में क्या है। निर्वाचन का सिद्धांत क्या है। यदि दो प्रस्ताव हैं और किसी एक को चुना जाता है तो दूसरे को त्यागना पड़ेगा। बेहद साधारण है। यदि किसी व्यक्ति के पास दो प्रस्ताव आते हैं तो वह उन दो में से किसी एक का ही चुनाव कर सकता है, और यदि किसी एक का चुनाव करता है तो दूसरे का त्याग स्वतः ही करना पड़ेगा। अब आगे देखें। एक व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की भूमि बेचता है या विक्रय करता है। एक व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की भूमि विक्रय करता है और बेचने के साथ भूस्वामी को कुछ लाभ देता है, यानी भूस्वामी की बिना इजाज़त के उसकी भूमि का विक्रय कर रहा है, लेकिन साथ में उसे लाभ भी दे रहा है। तो ऐसी स्थिति में भूस्वामी के पास क्या होगा, दो विकल्प होंगे। भूस्वामी क्या कर सकता है। भूस्वामी पहले विकल्प को चुनता है तो पहला विकल्प है बिक्री को स्वीकार करके फायदा ग्रहण कर लेगा, यानी वो अपनी रजामंदी दे देगा उस विक्रय हेतु और बिक्री को कर देगा और अपना फ़ायदा स्वीकार कर लेगा। और दूसरा विकल्प क्या है। दूसरा विकल्प है भूमि के बेचान को अस्वीकार कर देगा। तो यदि वह अस्वीकार करता है तो उस दशा में क्या होगा। उस दशा में उस व्यक्ति को, उस संपत्ति के स्वामी को या भूस्वामी को वह फ़ायदा लौटाना होगा जो अंतरणकर्ता उसे दे रहा है। अब इनमें से एक विकल्प को भूस्वामी चुन सकता है। तो ये इस धारा 35 की मुख्य बात थी और इसमें ये चर्चा की गई है कि धारा 35 में वास्तव में होता क्या है। एक बार हम पुनः देखेंगे धारा 35 की इस आरंभ को, इस परिचय को, जिससे कि धारा 35 को समझने में सुविधा या आसानी हो जाए। तो धारा 35 मुख्यतः क्या है। इसे हम साम्य का सिद्धांत या रूल ऑफ इक्विटी भी कहते हैं। और साम्य के बारे में जैसे कि आपको विदित है कि साम्य सभी लोगों पर समान रूप से लागू होने वाली विधि है, चाहे वह किसी व्यक्तिगत विधि से भी शासित क्यों ना होते हों। यानी रूल ऑफ इक्विटी सभी व्यक्तियों पर समान रूप से लागू होता है। और हमने यहाँ देखा कि निर्वाचन के सिद्धांत में दो प्रस्ताव होते हैं और दो में से एक प्रस्ताव का चयन संपत्ति के स्वामी को करना होता है।
अब यदि वह एक प्रस्ताव को चुनता है तो दूसरा प्रस्ताव का त्याग उसे करना ही होगा। और प्रस्ताव क्या है? प्रस्ताव में ये होता है कि कोई व्यक्ति भूमि के स्वामी को संपत्ति का विक्रय करते हुए कुछ फायदा देता है, तो भूमि का स्वामी उस फायदे को स्वीकार करके संपत्ति का विक्रय करने की रजामंदी दे सकता है। और दूसरी स्थिति, यदि वह ऐसे प्रस्ताव को अस्वीकार करता है तो अस्वीकार करने की दशा में उसे वो फायदा जो उस व्यक्ति ने उसे दिया था उसे लौटाना पड़ेगा। क्यों? साम्य का सिद्धांत क्या कहता है? साम्य का सिद्धांत कहता है कि दो में से एक ही चीज़ को आप चुन सकते हो। यदि फायदा चुनते हो तो भूमि का त्याग करना होगा या विक्रय के लिए रजामंदी देनी होगी, और फायदा स्वीकार नहीं करते हो तो आप अपनी उस संपत्ति को रख सकते हो। और इस तरह से धारा 35 का ये परिचय है, यह इंट्रोडक्शन है कि धारा 35 में मुख्यतया क्या होता है। तो इसके आगामी भाग को हम हमारे अगले ई व्याख्यान में आपके साथ चर्चा के दौरान देखेंगे और ये जानेंगे कि धारा 35 कितनी महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से भी और एक सामान्य विधि के ज्ञान के लिए भी। तो विभिन्न परीक्षाओं में धारा 35 से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं और इस धारा 35 को थोड़ा क्लिष्ट भी माना जाता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपने धारा 35 के इस परिचय को ध्यान से सुना होगा, जिससे कि आने वाले ई व्याख्यान में आप सहजता से इसे समझ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आपसे अगले ई व्याख्यान में पुनः भेंट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।